दोस्तों, दैनिक ट्रिब्यून की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उससे पूरे देश में एक गुस्से का माहौल है। 26 पर्यटकों की मौत से पूरा देश हिला हुआ है। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा कर दिया है। इसी मसले को लेके कूटनीतिक और दूसरे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमान हैं मेजर जनरल अमरजीत सिंह। आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला से अवकाश प्राप्त हैं और बहुत सारे जो सेना से जुड़े सवाल हैं उनके बारे में हमें अवगत कराएंगे। दूसरे हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर आईएएस आर के कौशिक साहब, जो फरीदकोट डिवीज़न से बतौर कमिश्नर रिटायर हुए हैं और पाकिस्तान की एक तरह से कुंडली पूरी जानते हैं। हर जो किताब और लेख इनकी नज़रों से गुजरता है और पाकिस्तान का इनको चलती फिरती अगर डिक्शनरी कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए हम पहले जनरल साहब से रूबरू होते हैं। जनरल अमरजीत, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा उबाल मार रहा है। ऐसे में इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो टेररिस्ट अटैक होता है उसका मुद्दा ही ये होता है कि आप पूरे देश में टेरर फैलाएं। तो जितना हम बहस करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, उतना हम देश में गर्मी पैदा कर रहे हैं। तो ये है टेररिस्ट का वैसे मुद्दा। वैसे हमको उल्टा करना चाहिए। देश में हमको थोड़े सहनशीलता से पूरे सिचुएशन को समझना चाहिए, गुस्से की बजाय। हाँ, ना कि जब अगर हम इमोशनल तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे तो उसमें गलती हो सकती है। तो इसीलिए इस टेररिज्म का मुद्दा होता है, उनको बोलता है कि आप जल्दी इमोशनली करके कुछ रिस्पॉन्स कर दें जिसमें आप गलती कर जाएं। तो अगर जैसे हिंदुस्तान एक अच्छा सिविलाइजेशन है, हमको जल्दबाजी में इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए जी। जो आतंकवादी चाहते हैं। तो इसीलिए जो हमारा हम एक तरह से उनके ट्रैप में ना फंसे। तो जो डिसीजन लेना चाहिए वो सोच समझ के और तसल्ली से डिसीजन लेना चाहिए, जिससे जो भी डिसीजन लें उससे हमको विक्ट्री मिल सके। तो जल्दी नहीं करनी चाहिए और हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। और हमारा ये बनता है कि हमारे सब देशवासियों को बोलें कि जो कंट्रोल में है वो जानते हैं और उनको आराम से करने दो। उन पे प्रेशर डालोगे तो शायद गलती में हमारे प्रेशर की वजह से थोड़ी बहुत गलती हो जाए। तो हाँ, थोड़ा सा तसल्ली रखनी चाहिए। यानी इंडिया को अभी जो है कोई भी रिस्पांस देने से पहले उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। जल्दबाजी और इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो क्या अमरजीत जी, पूरे जो इसमें कश्मीर में है, कुछ ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां से घुसपैठ लगातार होती है? घुसपैठ तो लगातार होती रहती है। उनका एक सिस्टम है जो इंडियन आर्मी ने भी कई बार तोड़ा है। लेकिन उनकी घुसपैठ, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान आर्मी का एक्शन, दोनों में लिंक बहुत ज़्यादा है। जब भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होता है तो उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के अंदर 2-3 घुसपैठिए अंदर से निकल आते हैं। तो इस तरीके से वो ओवर टाइम, समय के साथ साथ वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब उनके पास वो जो क्रिटिकल नंबर्स होते हैं फिर जाके अटैक होता है। तो अभी जो प्रेजेंट अटैक था, मेरे लिहाज से तो काफी वेल प्लान्ड था। अगर आप सोचें, देखो एरिया के सिलेक्शन, जिस एरिया में उन्होंने किया था वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी। वहां पर गाड़ी नहीं जा सकती थी। दैट मींस क्विक रिएक्शन नहीं हो सकता है, तो टाइम लगता है। घोड़ा चल के ऊपर जाओ तो उनके पास टाइम मिलता है। उनके पास जो हथियार थे वो वेल डिस्टिंक्ट थे। तो उनकी जो ट्रेनिंग थी और उनको पता था कि करना क्या है उनका, दैट मीन्स उन्होंने काफी देर तक ये डिस्कशन किया होगा कि ऐसे करना है। तो मेरे लिहाज से ये काफी वेल प्लान्ड एक्शन था। और इसको पूरा करने के लिए ये ऐसे 4 बंदे नहीं कर सकते। तो इसमें पूरा ओवरग्राउंड वर्कर्स की वो भूमिका है। ओवरग्राउंड वर्कर, और इसमें पूरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आप देखें, अगर 4 बंदे तो
फ्रंट में आ गए थे। फ्रंट में आ गए। लेकिन इसको सक्सेस करने के लिए मेरे को पूरा यकीन है कि 3-4 बंदे और थे उसी क्राउड के अंदर कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो वो उनको reaction निकालने के लिए वो आ जाते, पर गड़बड़ नहीं हुई तो वो बच गए। हाँ, ठीक है पर्दे ना? के पीछे रहे। हाँ, पर्दे, उनके पास हथियार जरूर होंगे। फिर इसके अलावा उनके जो सहमत या ओवरग्राउंड वर्कर्स होंगे जो कि पर्यटक की तरह ड्रेसअप किया होगा या लोकल की तरह ड्रेसअप किया होगा, वो भी उधर होंगे। तो मेरा लिहाज है कि उसके अंदर 10-12 बंदे तो उस एरिया के अंदर आतंकवादी पक्के होंगे, जिसमें से सिर्फ 4 बंदों ने सामने में आया है। हाँ, कुछ को राउंड अप भी किया गया अभी। हाँ, तो वो कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं उसको करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा होना चाहिए। उसका जो एस्केप रूट था वो भी काफी वेल प्लान्ड था। दैट मीन्स उनको एस्केप करने के लिए एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उधर के ओवरग्राउंड वर्कर लोकल्स का जो गुजर जैसे है, बकरवाल है, हाँ, वो उनको एरिया की जानकारी है। करेक्ट। हाँ, तो वो कैसे कहां से कहां निकल गए, तो ये थोड़ा बहुत तो लोकल का हेल्प होता है। तो इसके लिए 4 बंदों ने किया, मेरे लिहाज से उसके अंदर एटलीस्ट 10 से 12 बंदे इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए पीछे से काम कर रहे थे। अगर ये भी पकड़े जाते हैं तो फिर पूरा पता लग जाएगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, ये जो इनको हथियार आए हैं, इनके पास पहली बार ये M4B कार्बाइन देखने को मिली है और AK-47 भी थी, तो क्या ये सीमा पार से लेके आए हैं या इनको यहाँ लोकल्स ने ये सब सीमा पार से आता है। सब सीमा पार से आता है। ये इनका एरिया सब जैसे लाइक पंजाब के अंदर आप सुनते रहते हो कि वो UAV से या अपने अंदर आते रहते हैं, हथियार गिरते रहते हैं, बम गिरते रहते हैं ड्रोन से। हाँ, जो हम पकड़ते हैं वो छोटा परसेंटेज है, जो नहीं पकड़ते उनको हमको पता नहीं लगता है। तो उनके लिहाज से अगर वो 10 भेजें और से 5-6 पकड़े भी जाएं लेकिन 5 तो निकल गए, तो इसके अंदर ऐसे करके वो हथियार तो बाहर से ही आते हैं और इनकी सप्लाई और सब पता है कि कहाँ से आते हैं ये। अच्छा, कौशिक साहब भी हमारे साथ हैं। कौशिक साहब, क्या भारत जो है कूटनीतिक मोर्चे पे अच्छा कर रहा है अभी? जैसे सिंधु जल संधि है वो हमने रद्द कर दी है, पोस्टपोन कर दी एक तरह से, और दूसरा व्यापार बंद करना है, बॉर्डर पे सख्ती करना है, पाकिस्तानियों को वापस भेजना है, उच्चायुक्त में जो है वो नफरी कम करना है, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है पहलगांव में, बेसिकली अब इंडियन गवर्नमेंट को कुछ तो मैसेज वहाँ देना है। उसमें कूटनीतिक मैसेज भी है और डिप्लोमेटिकली मैसेज से हटके कुछ मिलिटरीली एक्शन भी करना पड़ेगा। उसमें जहाँ तक कूटनीतिक मैसेज का सवाल है, संदेश देने का सवाल है, ये पहली बार हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया है। ये पहले आज तक कभी नहीं हुआ। और अगर अब देखा जाए, लोगों को डिटेल्स मिल रही हैं कि 171 मिलियन एकड़ फीट जो टोटल पानी था 6 रिवर्स में, उसमें से इंडिया को तो वो 35 मिलियन एकड़ फीट ही मिला। 7%, 8% कुछ ऐसा जी, और बाकी सारा वो वहां चला गया। तो उनको नेचुरली, क्योंकि ओवरवेलमिंगली बहुत ज्यादा पानी उनके पास गया, तो अगर इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को अगर हम अबेयंस में रखते हैं तो उससे उनको अफेक्ट तो होगा ही, उनको फर्क तो पड़ेगा ही। और खासकर उनके 2 प्रोविंसेस जो हैं वो डायरेक्टली हिट होते हैं, एक पंजाब और एक जो है उनका प्रोविंस वो है सिंध। तो ये 2 प्रोविंसेस उनके डायरेक्टली, दोनों ही फर्टाइल लैंड और दोनों ही उनकी फर्टाइल लैंड्स में आते हैं, तो ये उससे हिट होते हैं। दूसरा मैसेज जो दिया है हमने कि ट्रेड बंद किया है, पाकिस्तानी वापस भेजे हैं, तो उनसे उनको ये दिखाया है कि अब ये नॉर्मल रिलेशन नहीं रह सकेंगे हिंदुस्तान के साथ अगर आप इस तरह की एक्टिविटी में काम करते हो। लेकिन इसके साथ ही और स्टेप्स भी जो हमारी गवर्नमेंट ले भी रही है और लेने भी चाहिए, वो ये है कि एक तो पाकिस्तान को थोड़ा डेटर करने के लिए, रोकने के लिए हमें 2 चीजें और करनी पड़ेंगी। एक तो मिलिटरीली उनको थोड़ा हिट करना पड़ेगा ताकि उनको ये पता लगे कि ये जो कार्रवाइयां वो करते हैं या सपोर्ट करते हैं या जो टेररिस्ट भेजते हैं, इनकी कॉस्ट है जो उनको पे करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें उनको डेफिनेटली, आ भी रहा है न्यूज में कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन पे कोई ना कोई जवाब उनको मिलेगा, जिसे हम कहते हैं रिटर्न कॉम्प्लीमेंट उनको दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमें उनको
फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्क्वीज करना है। इंडस वाटर ट्रीटी हो गई, जवाब भी मिल गया, उसके लिए अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि FATF जो है, फेडरल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें इनको ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश हो रही है। हाँ, बार बार ग्रे में आ रहे हैं। ग्रे में पहले भी थे, लेकिन 3 साल पहले आ गए थे उसमें से बाहर, अब फिर दोबारा उसमें डालने की इनको इंडिया कोशिश करेगा। और एक जो IMF से इनका $9 बिलियन का इनको मिला है अपने लोन, उसको वहां IMF को ये कहा जाएगा कि इनसे ये चेक करो कि ये जो मनी है ये कहाँ यूज कर रहे हैं, कहीं ये डिफेंस में और टेररिस्ट को फंड करने में तो नहीं यूज कर रहे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इमीडिएटली लेने की बड़ी जरूरत है। लेकिन ये जो चीजें हैं अल्टीमेटली इनका कुछ असर तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान को अगर ओवरऑल हम देखें, ये एक गैरिसन स्टेट है, एक सिक्योरिटी स्टेट है, जहां पे ये अगर हम कहें एक डिसफंक्शनल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट नहीं है। वहां आर्मी चीफ जो है वही ऑल इन ऑल है। और अगर आप और मुझे इजाजत दें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 1947 से आज तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि सिविलियन लीडरशिप ने डोमिनेट किया है। एक 1947 में जब देश बना, तब से लेके 20 अक्टूबर 1951 तक, जब तक लियाकत अली खान कत्ल नहीं हुआ, उनका मर्डर, वो पहले 4 साल, इनिशियल 4 इयर्स, तब सिविलियन लीडरशिप डोमिनेट करती थी, नया नया देश आजाद हुआ था। और दूसरा जो हुआ सिलसिला, वो हुआ 20 दिसंबर 1971 से लेके 5 जुलाई 1977 तक, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने राज किया। उसकी ऐसी पर्सनैलिटी थी, और नई नई इनको बांग्लादेश में पाकिस्तान की फौज को हार हुई थी। 16 दिसंबर 71 को ही ढाका सरेंडर हुआ है, तो 20 दिसंबर को यहिया खान ने रिजाइन किया था और भुट्टो ने टेक ओवर किया था। सो 20 दिसंबर 71 से लेके 5 जुलाई 77 तक, जब तक जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर नहीं किया, वो एक 5.5 साल का टाइम था जब सिविलियन लीडरशिप ने डोमिनेट किया, जो किसी नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री में करती है। सो सिवाय इन 2 पीरियड्स के, बाकी 1947 से 20 दिसंबर 1951 तक, और 20 अक्टूबर 1951 तक, और 20 दिसंबर 1971 से 5 जुलाई 77 तक, इन 2 पीरियड्स को छोड़कर वहां जो सारा राज है फौजी हुक्मरान, वो आर्मी चीफ और उसकी ISI ही करती है। बाकी जो है वो सिविलियन लीडरशिप बड़ी वीक है, और उनके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नो गो एरिया है, जिसमें इंडिया के साथ रिलेशन, कश्मीर पॉलिसी, और ये जो टेररिस्ट पाल के वो भेजते हैं, ये सिविलियन लीडरशिप के कंट्रोल में ही नहीं है, उनकी पावर ही नहीं है। सो ये आर्मी ही करती है। सो हम जो स्टेप्स ले रहे हैं वो ठीक है, वो अभी फिलहाल ठीक है, और आगे थोड़ा मिलिटरीली जब तक उनको हम डैमेज नहीं करते, तब तक थोड़ा मैसेज स्ट्रांगली नहीं जाएगा, वो जाना भी जरूरी है। बॉर्डर पे जो टेंशन है दोनों साइड है, लेकिन पंजाब और कश्मीर, राजस्थान, इस एरिया में हम अगर कोई और बढ़ता है टेंशन, तो उसमें इनका कैसे कुछ असर होगा? देखिए, ऐसा है कि फुल स्केल वॉर तो नहीं लगती, जो ऑब्जर्वर्स भी नोट कर रहे हैं और हमने भी जो देखी है, उसमें कोई फुल स्केल वॉर तो पाकिस्तान के साथ रूल्ड आउट है। एक्शंस जरूर होंगे और वो करने भी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि एक स्टेज थी कि जब हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्शन होते थे और लीडरशिप सिर्फ निंदा करके ही बंद हो जाती थी। कम से कम उस स्टेज से तो हम निकले, निंदा वाली से। हम एक्शन तो कर रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, चाहे एक बालाकोट है, चाहे कुछ है। ये चीज तो बहुत, उनको मैसेज तो जा ही रहा है ना कि अगर वो इस तरह की शरारतें करेंगे तो उनको उसकी हर्जाना, उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ये बात। जनरल साहब, कुछ लोग जो कह रहे हैं ना, भाई बदला बस अभी ले लो, आज ही ले लो, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, थोड़ा सा धीरज रखो, टाइम लो, उसके बाद रिस्पॉन्स करो। इंडिया के पास मिलिट्री तौर पे क्या ऑप्शंस हैं अभी रिस्पॉन्स करने के? देखो, मिलिटरीली बहुत ऑप्शंस हैं। मिलिटरीली हमारे पास ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। हम लिमिटेड वॉर कर सकते हैं, हम ऑल आउट वॉर कर सकते हैं, लेकिन ये जो वॉर जाने का है, ये आसान तरीका नहीं है। जैसे कौशिक साहब ने बोला कि जाके हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, बट अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्या इसका एस्केलेशन हमारे कंट्रोल में है या नहीं? क्योंकि जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर पाकिस्तान इसका एस्केलेशन करता रहता है तो कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये सब हमको ध्यान में देना चाहिए। जैसे कि पिछली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट किया था, उस टाइम पे जो मेन फैक्टर हमारे पास था वो था सरप्राइज। पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे एयरक्राफ्ट इस तरह अंदर जाके हमला कर दें। तो
वो सरप्राइज के अंदर हमारे पास था सक्सेस करने के लिए। इस टाइम में सेम एक्शन के लिए हमारे पास वो सरप्राइज नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान जानता है कि ये हो सकता है, तो उसके लिए वो तैयार है। अगर हमने दोबारा वही एक्शन लिया तो इस बार पाकिस्तान उसके लिए तैयार होगा, तो उसका सक्सेस में हमारे पास कम चांस होगा। तो हमारे को जो भी एक्शन लेना है वो हमको पाकिस्तान को सरप्राइज में पकड़ना है। तो ये नॉर्मल हम बोलते हैं कि इधर अटैक कर दो, इधर अटैक कर दो, ये सब पाकिस्तान जानता है, उसके लिए वो रेडी है। तो हमको जो एक्शन लेना है बड़ी सोच समझ के एक्शन लेना है, जो पाकिस्तान अभी ये समझ नहीं सका है। नॉर्मल अटैक कर देंगे तो फिर हमारे हाथ से वो एस्केलेशन लैडर निकल जाएगी और फिर पाकिस्तान एस्केलेट करता कि है। भारत की तरफ से इस तरह का उनको भी थोड़ा भ्रम में रखने की ये हालात हैं कि वे रोज मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ, भारत सरकार इस पे कड़ा रुख जरूर है कि उन्होंने ये जरूर कह दिया कि सेना को हम फ्री हैंड देते हैं, आप जब चाहें जिस टाइम चाहें एक्शन लें। वो फ्री एक्शन, यस, फ्री एक्शन सब कुछ है, बिकॉज जो भी प्लान गवर्नमेंट बोलेगी हाँ ये करना है, ये प्लान आर्मी से ही आएगा। तो जो आर्मी या मिलिट्री सोच समझ के सरकार को बताएगी देखो ये प्लान है, इसमें फिर उसके ऊपर फिर पॉलिटिकल सहमति आएगी और फिर वो होगा। आर्मी खुद गो हेड आएगा। हाँ, गो हेड आएगा, आर्मी खुद नहीं करेगी, पॉलिटिकल सहमति आएगी, फिर ही वो शुरू होगा। तो अभी फौज के पास पूरे ऑप्शंस ओपन है, वो अपने सोच रहे हैं और फिर जब आएगा। बट मेरे ख्याल में ये जो एक्शन लिया जा रहा है ये पाकिस्तान अपने खुद को बचाने के लिए कर रहा है। मेरे लिहाज से पाकिस्तान आर्मी में अभी थोड़ी सी खलबली है। ये हम जब रिपोर्ट सुन रहे हैं कि बॉर्डर पे फायरिंग चल रही है, आर्मी ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स रिजाइन भी कर रहे हैं। आसिफ मुनीर ने एक कोर कमांडर और 3-4 ब्रिगेडियर को कोर्ट मार्शल भी किया है, और लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो हैं वो सुनने में आया कि बगावत के ऊपर पहुंचे हुए हैं। वहाँ हड़कंप है। हाँ, वह हड़कंप है। और अगर आप देखें कि पीओके के अंदर आर्मी के अगेंस्ट काफी नाराबाजी चल रही है। सिंध में आर्मी के बारे में नाराबाजी चल रही है। बलूचिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और केपीके में भी हो रहा है। तो अभी ये क्या हो सकता है? अगर ये सारा हो रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान की फौज का दर्जा जो है, जो था दर्जा, वो डाउन हो रहा है। तो क्या तरीका है कि आसिफ मुनीर बोले कि मेरा फौज का तरीका अप हो? उनका यही तरीका है कि वो अपनी आवाम को बताएंगे कि देखो देखो देखो, पाकिस्तान इंडिया आ रहा है, ये तुमको ले जाएगा, तुमको बर्बाद कर देगा, सिर्फ हम ही हैं जो तुमको बचा सकते हैं। तो अभी जो आसिफ मुनीर ने जो 3-4 लेक्चर लिए हैं जो हम देखते हैं, उसमें यही बता रहा है कि देखो फौज ही है जो तुम लोगों को बचा सकती है। ठीक है ना? इसके अंदर वो क्या कर रहा है कि अवाम का जो ट्रस्ट इन द आर्मी है वो जीतने के लिए। और पाकिस्तान का सारा मुद्दा कि वो अलाइव है या वो अब तक वो अलाइव है, वो है कि पाकिस्तान का अवाम अपनी फौज में ट्रस्ट करता है। जिस दिन ये ट्रस्ट टूट जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। तो अगर हम बोलते हैं कि जो एक्शन करना है, जो भी फौजी वाजी एक्शन करें, अगर हम इस ट्रस्ट के पीछे कुछ एक्शन करें और आवाम का फौज से ट्रस्ट हिला दें, ठीक है नहीं, फिर वो 4 स्टेट अलग हो जाएंगे। यही एक्शन होगा। बॉर्डर पे आप अगर एक 4 बंदे मार भी दोगे, 10 बंदे मार भी दोगे, ये इसका कुछ खास महीना नहीं होगा, वो हल्ला गुल्ला होगा। 6 महीने के बाद फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। जब तक आप पाकिस्तानी अवाम को ये बता नहीं सकते हो कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो तुम्हारे सारे रिसोर्सेस चूस रही है हाँ। और वो बोल रही है कि आप घास खाओ, हम एटम बम रखेंगे। और पाकिस्तान की अवाम देखो, उनके पास तो ना खाना, पता नहीं, वो सुना था कि अंडे की कीमत इतनी हो गई है, आटे की कीमत पहले से ही है, तो अवाम क्या करेगी? ठीक है ना? तो प्रॉब्लम इधर है कि जब तक उनकी आवाम उनके फौज में ट्रस्ट करती है,
तब तक पाकिस्तान चलेगा। जिस दिन उनका ट्रस्ट पाकिस्तान की अवाम में टूट जाएगा, खत्म होगा तो उसी दिन, और पाकिस्तान की जो अवाम है वो फौज में भर्ती होने से मना कर देगी, तो पाकिस्तान उधर ही खत्म हो जाएगा। दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान। तो कोई एक्शन लेना है तो इस जगह पे लो। अच्छा कौशिक साहब, एक जो हमला है पहलगाम का, आतंकी हमला, जिस तरह से जात धर्म पूछ के लोग मारे हैं, क्या ये कश्मीर में बढ़ते टूरिज्म को डिरेल करने का एक उनका प्लान है, या कुछ और भी इसके पीछे कारण है? देखिए, ऐसा है कि ये एक पाकिस्तान आर्मी की जनरली हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया का ही पार्ट है। वहाँ आपने उनकी आर्मी के इंस्टीट्यूशंस में नॉन मुस्लिम्स, स्पेशली काफिर्स एंड इंडियंस के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा रेगुलर बेसिस पे किया जाता हाँ, है, चलता और है। रिलीजियस फैनेटिक्स को बुला के वहाँ लेक्चर दिए जाते हैं, वहाँ नॉट ओनली मौलवियों को, उनको ऑफिसर्स को नहीं, इवन सोल्जर्स वगैरह को। तो ये तो उनका एक प्रोपेगेंडा है कि वो ओपनली, आपने देखा ही होगा इस अटैक से 6 दिन पहले वहाँ इस्लामाबाद में जो उनका चाइना ने बनाया था हॉल, वो चाइना का बिल्ट किया हुआ हॉल में वो बैठे, तो टैक्सी वाले ही थे वो बाहर से आए हुए, जिनको वो कह रहा है ना इन्वेस्टर्स आए थे, वो 3-3 हजार डॉलर इन्होंने दिए थे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और वो टैक्सी वाले ही बैठे थे वहां, और बाकी उनके आर्मी के अफसर थे। इन्होंने कहा जी फॉरेन इन्वेस्टर्स बैठे हैं, वो तो सारा झूठ ही था। लेकिन उनको लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं से हम खिलाफ हैं, ये है टू नेशन। शायद किसी आर्मी चीफ ने, दिल में तो फीलिंग्स होंगी, लेकिन ओपनली किसी ने नहीं कहा ऐसे। उनके जो आर्मी चीफ हैं, आफ्टर ऑल एक पोस्ट की गरिमा होती है। जिन्ना ने बोला था बस टू नेशन थ्योरी। जिन्ना ने तो देखो जी बॉम्बे में लेक्चर्स दिए हैं, ये जिन्ना तो कहता था ये बातें, लेकिन ये जो है आर्मी चीफ पाकिस्तान के, किसी ने भी इतना ओपनली पिछले, अगर हम 30 साल का रिकॉर्ड देखें, हाँ। तो नहीं कहा। वो थोड़ा सा एक हिंट दिया था 65 की वॉर में अयूब खान ने, कि दे डोंट नो इन्होंने किस कम्युनिटी को छेड़ा है, किस रेस को छेड़ा। वो चलो, उसे हम उर्दू में कहते हैं जोश खिताबत, स्पर ऑफ द मोमेंट पे जोश आ जाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। लेकिन ये तो ओपनली बड़े प्लान्ड वे से, कैलकुलेटेड वे से इसने ये वहां पे इस्लामाबाद में कहा कि हम हिंदुओं से बरखिलाफ हैं, ये हैं। इंडिया में नॉन हिंदूज भी तो रहते हैं, पर वो जो किया था वो बेसिकली इंडियंस को टारगेट करने के लिए किया था। वो ठीक है कि उनको गाइडेंस ऐसी होगी कि आपने हिंदुओं को ही मारना है, क्योंकि वहां ज्यादातर बाहर की स्टेट्स के जो हैं टूरिस्ट आए हुए हैं। ये उसके हम टॉगलिंग इफेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट है कि अब आप अगर वहां टूरिस्टों को इस तरह से मारोगे तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो फिर टूरिस्ट कौन आएगा वहां पे, आ बैल मुझे मार कौन करेगा, तो वो तो नहीं आएगा। पहली बार देखने को मिला है कि कश्मीर के लोग भी जो है ना, कश्मीरी, वो भी खफा है, उसके उनको भी ये रियलाइज हुआ कि ये गलत हुआ है, और उनको इकोनॉमिकली डायरेक्टली इसका फर्क पड़ेगा। हाँ, इसका डायरेक्टली फर्क पेट पड़ेगा, पे लात पड़ने वाली बात, पेट पे लात पड़ेगी, और डायरेक्टली पड़ेगी, डे टू डे बेसिस पे पड़ेगी। टूरिस्ट एकदम विड्रॉ कर जाएंगे, और टाइम बड़ा लगेगा दोबारा रिस्टोर होने में। एक जनरल अमरजीत ने जो बात कही, अगर आप इजाजत दें मैं उसमें कहूँ, हम एक और फैक्टर को डिस्कस करें कि जो पाकिस्तान में इंटरनल डायनामिक्स है ना, वो भी थोड़े से खराब हुए हैं। स्पेशली हम पीटीआई का रोल जो है, पीटीआई और आसिम मुनीर की जो कन्फ्रंटेशन हुई है ना वहां, उसको इग्नोर ना वो जीतने के बाद देखो, मैं लेटेस्ट आपको बताता हूँ, 26 नवंबर की रात को इन्होंने वहां पे फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक बटालियन लाके 100 से 125 वर्कर डायरेक्ट फायरिंग से शूट कर दिए इस्लामाबाद में। वो जनरली सारे वर्कर जो थे खैबर पख्तूनख्वा, जो 1901 में 1 जुलाई 1901 को लॉर्ड कर्जन ने पंजाब के 6 जिले काट के नया सूबा बनाया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसका 2011 में इन्होंने नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया। वहां के वर्कर्स थे पीटीआई के, पर वो 100 से 125 वर्कर स्ट्रेट फायरिंग में उड़ा दिया। रात के टाइम वो फायरिंग हुई। तो वो उससे पहले 9 मई 2023 को पीटीआई के वर्कर्स की और आर्मी की बड़ी मैसिव कन्फ्रंटेशन हुई जब इमरान को अरेस्ट किया। तो वहां, जैसे जनरल साहब ने कहा है ना, वो वहां थोड़ा सा सोसाइटी में तो डिससेटिस्फैक्शन है। इकोनॉमिक रीजंस तो है ही है, लेकिन उनके एक और रीजन जो बेसिकली है वहां आर्मी और सोसाइटी की कन्फ्रंटेशन का, वो ये है कि वहां पर आर्मी ने बड़ी बुरी तरह से पीटीआई के वर्कर्स को और पीटीआई के लीडर्स को क्रश किया है। हाँ, वो बताते कई चीजें हम ओपनली कह नहीं पाते। इलेक्टेड पीएम नहीं है, सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड पीएम है जी, वो तो वहां पे थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें मैं 2 मिनट में एक चीज थोड़ा डाइग्रेस कर रही है, पर ये अगर दर्शक इसको समझ सके, जैसे हमारे काउंटिंग होती है ना जी वोटों की, वहां ऐसे नहीं होती काउंटिंग।
वहां की जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज है वहां काउंटिंग कैसे होती है, जब वोटिंग खत्म हो जाती है 5 बजे तो उसी टाइम शुरू कर देते हैं अपनी अपने बूथ में। हमारे तो इकट्ठी होती है ना जी, पहले वो एक बैलेट जगह- बॉक्सेस इकट्ठे एक होंगे। जगह करते हैं। हाँ, उनके जो है एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, एक वो जो वोट डाली हुई है लोगों ने पर्चियां उसी बूथ में इकट्ठी हो जाती है, वो रात के 10 11 12 बजे तक काउंट हो जाता है। उसको ये कहते हैं फॉर्म 45 नंबर फॉर्म भर के वहीं पे दे दिया जाता है कैंडिडेट को। जब रात को 11 12 बजे इनको पता लगा फरवरी में पिछले साल कि ये तो इमरान खान जीत रहा है, हाँ। तो वो जो दूसरा अनाउंस करते हैं विक्ट्री का फॉर्म, उसे फॉर्म 47 कहते हैं। तो इन्होंने कहा भी 45 में जो हुआ 47 में जिता दो, 47 यानी ठीक है। 45 में जो कैंडिडेट जीत रहा था वो 47 में हार गया। तो ये वहां थोड़ा सा सिस्टम हमारे से डिफरेंट है, वहां इलेक्शन कमीशन की कोई इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है। अहमियत नहीं है सर। तो इस चीज के कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, इससे सोसाइटी में और आर्मी में, क्योंकि इवन ए चाइल्ड इन द बुश नोज, वहां एक बच्चे को भी पता है कि ये सारा जो सब कुछ हो रहा है ये आर्मी की वजह से हो रहा है। आर्मी का आर्मी और आईएसआई ये दो कर रहे हैं, और आईएसआई आर्मी की ही विंग है। उसकी हर डिस्ट्रिक्ट में 170 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका एक मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल बैठता है जिसे वो ओसी कहते हैं, ऑफिसर कमांडिंग। उसके ऊपर सब सेक्टर कमांडर, फिर सेक्टर कमांडर, फिर उनके डायरेक्टर्स हैं। मतलब वो इतना नेटवर्क है कि वहां हर चीज जो है वो उन्हीं की मर्जी से होती है। तो आर्मी का और लोगों का आपस में पीटीआई की वजह से काफी ज्यादा जो है तालमेल खत्म हुआ है और लोग नफरत करते हैं। उसमें आसिम मुनीर जो है वो मेन टारगेट है। अच्छा, इस हमले का असर जो है अमरनाथ यात्रा पे भी कुछ आप देख सकते हैं भी? देखिए, अगर हम थोड़ा सा तो साइकोलॉजिकली उसे फियर साइकोसिस कहते हैं, दिमाग में थोड़ा डर तो आता ही है आम आदमी के, लेकिन अब तो सरकार स्टेप्स ले लेगी। अब तो सरकार स्टेप्स ले रही है, बल्कि कि वहां पे एडिक्वेट सिक्योरिटी होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर पहले ये देख लिया जाता, जैसे 87 प्लेसेस हैं जो कश्मीर वैली में जहां पे टूरिस्ट जाते हैं, अगर एक प्लाटून स्ट्रेंथ पिकेट भी लगा दी जाती वहां, तो 10-12 आदमी भी आर्म्ड खड़े होते। आगे के लिए सरकार जरूर इस पे कुछ करेगी। हाँ, ये थोड़ा सा 6-7 बटालियंस एक्स्ट्रा लगती है पैरामिलिट्री की, लेकिन एक प्लाटून स्ट्रेंथ पिकेट भी होती तो थोड़ा सा। देखिए, इस जो इंसर्जेंसी होती है ना, जहाँ पर आतंकवादी किसी सोसाइटी के अंदर होता है, इसको खत्म करने का आज तक एक ही जगह में हुआ है, वो है पंजाब में। और पंजाब में क्यों हुआ था, ये बोले कि फौज का एक्शन या पुलिस का एक्शन से, इसकी वजह से नहीं हुआ था। जो पंजाब में जो इंसर्जेंसी खत्म हुई थी, वो इसलिए खत्म हुई थी कि पंजाब की जो खुद की पॉपुलेशन थी, लोग खड़े हुए, हाँ, वो बोलते कि हमको ये नहीं चाहिए, शांति चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये जो कर रहे हैं हमारे लिए गलत है, हमको ये नहीं चाहिए। इसीलिए वो पंजाब की इंसर्जेंसी खत्म हुई थी। तो अगर आप इसी का आप मॉडल अगर आप JNK में करो, तो JNK में भी अभी भी थोड़ा सा एलिमेंट है जिसको हमने वो पता लगाना चाहिए। उनको ये बताओ कि भी जो आप कर रहे हो वो आपके खुद आपके हित में नहीं है, आपके हित में नहीं है। जो भी आप कर रहे हो वो कश्मीरियों के, आप उनको पीछे लेके जा रहे हो। अभी ये जो एक्शन हुआ था, ये कश्मीर के जो इनकम है, जो इनकम आती होगी ना, उनकी 4-5 महीनों की तो इनकम खत्म होगी। खत्म होगी, सीजन पूरा चल रहा है पीक पे। तो जब तक ये आप कश्मीरी या कश्मीर वाले खुद को समझेंगे नहीं कि भी ये जो एक्शन कर रहे हैं ये उनके हित में नहीं है, जो भी कुछ होता है उनका ही नुकसान होता है। एक जनरल साहब, एक चीज और बड़ी है, उनका ISPR जो है ना बड़ा ही तेज है प्रोपेगेंडा में। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल तो सारा गेम नैरेटिव पे होता है, सारा गेम नैरेटिव पे होता है। जो तो आप हम सुनते हैं, कितना सच है कितना झूठ है कोई नहीं बता सकता है। ज्यादातर झूठ है जो हम सुनते हैं न्यूज में, ये में ज्यादातर ये है एक सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे दिमाग को काबू करने के लिए है, हमारे दिमाग को काबू करने के लिए। वेरी सुन आई कैन टेल यू कि आप बोलो कि पूरे इंडिया के अंदर आज भूकंप बता दो, तो एक कोई शुरू कर देगा अभी आज चाहिए एक्शन, आज चाहिए एक्शन, सब चिल्लाने लगेंगे और टीवी हर जगह बोले आज चाहिए। तो ये जो प्रेशर बनेगा, तो इस प्रेशर से बन सकता है, ठीक है नहीं? तो जो भी प्रोपेगेंडा है, इट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव वॉरफेयर,
दिमागी वॉरफेयर की। दिमागी लड़ाई। आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच मेरे लायक होनी चाहिए, जो मैं चाहता हूं वैसे आप सोचेंगे। तो ये काम पाकिस्तान का वो समझते हैं, वो समझते हैं। हमको भी ये चीजें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि हमारे जो कॉग्निटिव वॉरफेयर इन द वैली है उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। हमारा भी नैरेटिव बिल्डिंग हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। पिछले कुछ टाइम से ना जम्मू एरिया में बड़े अटैक हो रहे थे, अब जम्मू में नहीं है, अब घाटी में हुआ है। क्या इसको घाटी में आतंक की नहीं, फिर देखिए वापसी ऐसा के है, तौर एक पे? थोड़ी सी उसमें डिटेल में आपको एक देना चाहता हूँ। वैसे है वो, हमें आर्मी की डिप्लॉयमेंट डिस्कस नहीं करनी चाहिए। वहां से ना राष्ट्रीय राइफल्स की कोई एक विक्टर फोर्स, बकायदा एक फोर्स मूव की लद्दाख में। वो 12 बटालियंस वहां से रिमूव हुई थी। हालांकि वो कवर अप कर लिया, असम राइफल्स, बीएसएफ वगैरह वहां आ गई। ये रियासी एरिया में था, वो थोड़ा सा उस वजह से वहां थोड़ा गैप था, जिसका उग्रवादियों ने फायदा उठाया। इसका मेरा पूरा जानकारी नहीं है, बट मेरी स्पेकुलेशन है कि जो जम्मू में हुआ था, ये अटैक है, जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी वो वहां से हुई है। जो घुसपैठी आए थे वो वहां से हुई थी। सबसे पहले हमको उधर पता लगा था, तो उधर जम्मू में पूरा कॉर्डन सर्च करता, वहां से भी निकल गए थे। उधर से निकल के फिर डोडा क्रॉस किया, डोडा से फिर वैली में गए थे। तो अगर आप इसका कनेक्शन मेरे को खास पता नहीं है, अगर आप पूरा पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न जहां पर ऑपरेशन बनता है, तो ऑपरेशन पहले जम्मू में हुआ था, फिर थोड़ा सा ऊपर डोडा में गया था, फिर तो ये थोड़ा बहुत पता लगता रहेगा। तो अगर हम कराएं तो पॉसिबिलिटी है, मेरे को पता नहीं कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ये जम्मू से शुरू होके डोडा से होके फिर ये कश्मीर में गया था। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का अब हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू जनरल अमरजीत, थैंक यू कौशिक साहब। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में। बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।